बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अरमिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज, एक नए वीक का आगाज करने के लिए तैयार हैं, आपको खुश आमदीद कहेंगे। भाई, कल वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी। 27 साल के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर फतह के झंडे गाड़ दिए। मैं तो ये कहने जा रहा था कि जो काम हम नहीं कर सके वो वेस्ट इंडियन टीम ने कर दिखाया। ब्रिस्बेन गाबा में खेले गए टेस्ट मैच में मेजबान टीम 216 रन की हदफ के ताकुब में 207 रन पे थक गई, हिम्मत हार गई। और ये हुआ किसकी वजह से? ये नौजवान बॉलर शामिर जोसेफ, जिन्होंने डेब्यू सीरीज की, डेब्यू था उनका, जख्मी पांव के साथ खेले। ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइन तितर बितर कर दी। 7 विकेट लेकर वेस्ट इंडियन टीम को 27 साल के बाद, तकरीबन 3 दहाइयों के बाद ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर फतह दिलाई। उन्होंने 1997 के बाद ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर शिकस्त से दो-चार किया। और इस मौके पर जो सीनियर क्रिकेटर्स थे, खासतौर पे ब्रायन लारा जो वहां पे कमेंट्री बॉक्स में मौजूद थे, ही वाज लाइक डांसिंग विद हैप्पीनेस। एंड देन हमने देखा कि वो आबदीदा भी हो गए। उनका ये कहना था कि ये दिन वेस्ट इंडियन क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा दिन है। जी, साथ साथ ऑस्ट्रेलियन कप्तान जो पैट कमिंस है, उन्होंने मैच के बाद जो जोसेफ है उनको दिल खोल कर दाद दी। दोनों खिलाड़ियों ने ऑटोग्राफ वाली अपनी अपनी शर्ट्स एक दूसरे को तोहफे में भी दी। दो कि ये एक नौजवान क्रिकेटर के लिए इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू कि आपने एक अपने डेब्यू मैच के अंदर आप एक हिस्ट्री बनाई है और जिस तरह से अच्छा परफॉर्म किया है। सो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना इटसेल्फ, और वो भी 27 साल के बाद, इट्स अ हिस्ट्री। और ये बहुत ही काबिले जो कह लेना दाद किस्म की उनकी परफॉर्मेंस थी। सो वी थॉट कि जो कल हमने विजुअल्स देखे आपके साथ भी सुबह सुबह शेयर किए जाए। 9 रन का सिर्फ फर्क था, लेकिन इतनी बड़ी फतह, और मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये फतह जो वेस्ट इंडियन क्रिकेट है उसे एक नई रूह बख्शेगी। हमें मालूम है वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड पिछले बहुत अरसे से मसाइल का शिकार रहा है, कुछ फाइनेंशियल मसाइल का भी शिकार रहा है। इवन लास्ट वर्ल्ड कप के लिए भी, जो अभी वर्ल्ड कप खेला गया था, उसमें वेस्ट इंडियन क्रिकेट टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। अगले वर्ल्ड कप का तो हिस्सा होगी जो 2024 में, चूंकि मेजबान टीम है और एज पर रूल मेजबान टीम जो है वो वर्ल्ड कप खेलती है, उसे क्वालिफायर नहीं खेलना होता। लेकिन वेस्ट इंडियन टीम या वेस्ट इंडियन क्रिकेट जो इतने अरसे से एक जमूद का शिकार थी, उसे एक बहुत बड़ी फतह चाहिए थी। एंड आई थिंक इससे बेहतर कोई फतह हो नहीं सकती है कि आप ऑस्ट्रेलिया को, एक इनफॉर्म्ड ऑस्ट्रेलिया को, जिसने अभी रिसेंटली पाकिस्तान को 3 मैचों के अंदर हराया, 3 के 3 टेस्ट मैच वाइट वॉश किए पाकिस्तान जैसी टीम को। पाकिस्तान इज वे बेटर देन वेस्ट इंडियन टीम। हम अगर रैंकिंग में भी बात करें या प्लेयर्स के हिसाब से भी बात करें, तो आई थिंक ये बहुत जबरदस्त फतह है और आने वाले वक्त में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वेस्ट इंडियन टीम को आगे ले जाने के लिए। बिल्कुल, कल इंडिया के साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। बेचारों को इंग्लैंड ने जो घर में घुसकर मारा है ना, बहुत ही बुरा हाल हुआ है। पहले टेस्ट में 28 रन की यादगार फतह को गले लगाया है इंग्लैंड ने। हैदराबाद दक्कन में मैच खेला गया। जो इंग्लिश स्पिनर थे टॉम हॉटले, उन्होंने भारतीय टीम के लिए 231 रन का हदफ ख्वाब बना दिया और मेजबान टीम को 200 रन्स बनाकर आउट हो गई। इंग्लिश जो स्पिनर हैं जिनकी हम बात करें, उन्होंने दूसरी इनिंग्स में शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया, 7 विकेटें हासिल की और भारतीय बल्लेबाज बुरी तरह नाकाम साबित हुए। कप्तान रोहित शर्मा 39 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि इंग्लैंड के ओली पॉप के जो दूसरी इनिंग्स में 196 रन, 2 टीमों के दरमियान फर्क साबित हुए। सो ओवरऑल कल इंडिया के साथ कुछ अच्छी नहीं हुई और घर, वो कहते हैं घर में घुस के मारा है इंग्लैंड ने। तो ओली पॉप ने जीत कर लॉलीपॉप नहीं खाने दिया भारत को। और उसके साथ साथ जैसा कि हम हॉटले की बात करें तो उनका भी ये डेब्यू था जी रिपोर्टेडली। मतलब डेब्यूटेंट्स कमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी आमिर जमाल जब आए थे सेकंड टेस्ट के अंदर, बड़ा ब्रिलियंट एक स्पेल उन्होंने किया था। हमारी भी बड़ी आज से उम्मीदें जागी थी। और उसके साथ साथ आमिर जमाल के 79 रन हम कैसे भूल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। सो डेब्यूटेंट्स के ऊपर जब टीम्स ट्रस्ट करती है तो दे समहाउ डू वेल फॉर द टीम्स। बहरहाल जी, मेरे लिए सबसे बड़ी खबर वेस्ट इंडियन टीम का जीतना है। एंड ऑन द अदर हैंड इंग्लैंड टीम को भी एक फतह चाहिए थी, चूंकि इंडियन टीम भी बड़ी डीमोरलाइज थी। आपको याद है वर्ल्ड कप में आखिरी नंबर के ऊपर आई थी इंग्लैंड की टीम। सो क्रिकेटी जिसे कहा जा सकता है, इट्स मॉर्निंग एंड हमने कहा कि आपके साथ क्रिकेटिंग न्यूज शेयर करें। उसके साथ साथ 8 फरवरी करीब आ रही है, काउंटडाउन हैज ऑलमोस्ट बिगन। इसमें क्या नया है दिखाते हैं, देखते हैं आज की बड़ी खबर में। As Imran said, countdown has begun। आम इंतखाबात में 10 दिन बाकी हैं। सियासी गहमा गेमी में तेजी आ रही है। आज अखबार के फ्रंट पेज पे बहुत बड़ी एक तस्वीर है और इश्तिहार लगा हुआ है, इससे भी गहमा गेमी का अंदाजा हो रहा है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इंतखाबी निशान और क़यादत के हमरा भरपूर इंतखाबी मुहिम जारी है। पीपल्स पार्टी ने मंशूर पेश किया है जिसमें गरीब तरीन घरानों को हर माह
300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम की जाएगी और सोलर एनर्जी के जरिए की जाएगी। इलाज और मुआवजे की मुफ्त सहूलियात, मुफ्त दवाएं मुहैया की जाएंगी। ये मंशूर बार बार हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हमें भी याद हो जाए कि क्या मंशूर है। गरीबों जो जिनको ज़मीनें नहीं है, जिनके पास या मेहनत कश है, उनके लिए रिहायशी मकानात फराहम किए जाएंगे और नौजवानों को यूथ कार्ड जारी किया जाएगा। नून लीग ने जी भी हफ्ते के रोज मंशूर पेश किया है, जिसमें अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात लाने का आज़्म का इजहार किया है नून लीग ने। और साथ साथ जी माली साल 2025 तक महंगाई में उन्होंने कहा 10% कमी कर दी जाएगी। बिल्कुल जी, 5 साल में 1 करोड़ से जायद नौकरियां दी जाएंगी, बेरोजगारी में 5% कमी होगी, फी कस आमदनी $2000 के अहदाफ को बनाया गया है, तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाएंगे, जबकि आला तालीम तक रसाई 13% से बढ़ाकर 30% तक करने का हदफ है। कल कायद PMLN नवाज शरीफ साहब सियालकोट गए, वॉज वेरी हैप्पी। मैंने उनकी स्पीच पूरी देखी, सुनी, बड़े खुश हुए चूंकि बहुत बड़ा क्राउड कल हिट हुआ था। और मुझे ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको कल एक मोमेंटम मिल गया है, मुझे ऐसा लगता है, चूंकि कल बहुत बड़ा ज़बरदस्त शो करने में कामयाब हुए। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी हमारे मंसूबे मुकम्मल होते तो हर शख्स के पास रोजगार होता है। इस वक्त जितने लोग खड़े हैं, 2017 में जो पाकिस्तान छोड़कर गया था ये वो पाकिस्तान नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी मैं वादा करता हूं कि हम इस पाकिस्तान को वापस लाएंगे। गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ ने भी इंतखाबी मंशूर का ऐलान किया। जो तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर खान है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इंतखाबी मंशूर में इक़्तिदार में आने के बाद जो ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन है उसको बनाने का वादा किया गया। उनके मुताबिक मुस्तहकम मईशत, बराबरी के इंसाफ का निज़ाम, सेहत, तालीम, मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव की इस्लाहात मुतारिफ कराई गई। PTI आईनी तरमीम लाएगी। वज़ीर आज़म का इंतखाब बराह रास्त अवाम के वोटों से होगा और असम्बलियों की मुद्दत 4 साल तक महदूद कर देंगे। ये वैसे बड़ी डेवलपमेंट है, ये क्या सोचकर तहरीक इंसाफ करिए, इंटरेस्टिंग टू डिस्कस। उनका मजीद ये कहना था कि हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और फिर जिस तरह की सूरत हाल है उस पर भी उन्होंने बात की। सो हमारे साथ इस वक्त आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं। हम तीनों चूंकि पार्टीज के अब मंशूर सामने आ चुके हैं, किस हद तक रियलिस्टिक हैं इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, मंशूर जो आ रहे हैं, बार बार हम भी इन मंशूर के हवाले से सुन भी रहे हैं, जो कैंपेन जारी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, ऑब्वियसली, और अभी तहरीक इंसाफ ने भी जिस मंशूर के हवाले से, जिस मंशूर का इनफैक्ट ऐलान किया है, किस हद तक रियलिस्टिक बातें हैं या ये सिर्फ कैंपेन की हद तक है? क्योंकि ऑब्वियसली सियासी जमातें या सियासी रहनुमा या सियासतदान जब कैंपेन्स करते हैं तो इस तरह के बयानात अवाम को इंगेज करने के लिए देते हैं, लेकिन उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आ जाते हैं। देखिए, आपने तीनों पार्टियों का कहा और सबसे ज्यादा तनकीद PMLN पे हो रही थी कि जी मंशूर नहीं लाई, क्योंकि वो एक तासुर बन रहा था कि हुकूमत बन रही है, और ये तासुर बनाने में पीपल्स पार्टी और PTI सबसे आगे थी कि जी चौथी दफा वजीर आजम बनने के लिए लंदन से आ रहे हैं। और बाकी पार्टियों के मंशूर पे बात कम हो रही थी कि जी नून क्यों नहीं ला रही, तो फिर नून लाई, फिर उसी दिन पीपल्स पार्टी ने भी मंशूर दे दिया और कल PTI ने दिया। हम PTI से शुरू होते हैं तो देखें उनका मंशूर जो है, जिसको आपने कहा कि बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो है ना नौमन तेल होगी ना राधा नाचेगी। उनकी तमाम बातें वो है आईनी तरमीम से मशरूत। अवाम तो गए उसके अंदर से दूर कि जी ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जो मंशूर 2018 में इमरान खान साहब ने पेश किया था, जिसमें असद उमर से लेके और सारी दुनिया बैठी थी कि पहले 100 दिन में हम ये करेंगे और 6 महीने में ये करेंगे, और उसमें तमाम स्टेट एंटरप्राइजेज जो खसारे में है या चला के दिखा देंगे या उनको प्राइवेटाइज करेंगे। जो वादे किए उन्होंने नौकरियों के, डैम के, जो वादे किए उन्होंने घरों के, आपको पता है उसमें कुछ भी अमल दरामद नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके इस शो में भी खुद भी कह चुका हूं कि 2013 नवाज शरीफ का और 18 इमरान खान का मंशूर सामने उठा के देख लें तो पता चल जाएगा किस पार्टी ने कौन सी बात पे अमल किया। इमरान खान साहब की, जैसे आज ये इनकी पार्टी ने कहा कि ये आईनी तरमीम हो जाए, तो जो सतही सी बातें थी जो आम आदमी को खुश करने की थी, यानी गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा देंगे, यूनिवर्सिटियां बना देंगे, PM हाउस में यूनिवर्सिटी बना देंगे, मतलब छोटी सी बातें ना, अगर एक आपको इशू करना है ऑर्डर तो वो उसके ऊपर अमल दरामद हो जाता, तो कुछ नहीं कर सके कहीं से भी। अब आप आ जाए पीपल्स पार्टी पे तो हर बंदा मांग रहा है रोटी, कपड़ा और मकान। ये 1970 का पॉपुलर नारा। क्या सिंध में
मुसलसल 15 साल की हुकूमत, ना मैं वो कह रहा हूं कि जो भुट्टो साहब की हुकूमत थी, ना मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के 2 अदवार उनकी बात कर रहा हूं, कि अगर ये 15 साल में भी इतना कुछ सिंध में दे देते तो ये नारा इतना प्यारा होता कि सारे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी सबसे आगे होती कि जी देखो इन्होंने ये काम कर दिया। मेरे ख्याल में वो बहुत गपशप की हद तक बहुत अच्छा है, सब कुछ है, कह रहे हैं, लेकिन पीएमएलएन जिसकी जिम्मेदारी लगता है कि आने वाली है, उन्होंने एक रियलिस्टिक किया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आते ही महंगाई 0 कर देंगे, हम फलां कर देंगे, ना खुशनुमा वो वादे किए जो आते ही खान साहब के गले पड़ गए थे। इन्होंने वो बातें की हैं कि सारी चीजें सामने रख के कि महंगाई को पहले साल में थोड़े से खुशनुमा वादे हैं। थोड़ा ये जो आपने महंगाई का जिक्र किया कि हम इन्फ्लेशन को डबल डिजिट से नीचे ले आएंगे और जीडीपी को 6% ले आएंगे, जो थोड़ा बहुत मेरा नॉलेज है, जब जीडीपी आप ऊपर करने के लिए यानी कि ग्रोथ बढ़ाते हैं ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, यानी कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज होती है। ये इन दोनों टर्म्स का आपस में ताल्लुक ऐसा है इकोनॉमिकली, तो ये पीएमएलएन कैसे करेगी? मुझे तो समझ नहीं आई, आपको आई? आपने अगर देखा हो तो उन्होंने बतदरीज 5वें साल में ये बात कही है ग्रोथ कितनी होगी, पहले साल में महंगाई कितनी कम होगी, उन्होंने कोई ये दावा नहीं किया हुआ। मैंने भी देखा, आपने बहुत अच्छी बात की है, लेकिन उनके मैंने जो पढ़ा है, इसीलिए मैंने उसको रियलिस्टिक कहा। अगर वो ये दावा पहले साल में कर रहे होते तो मैं सबसे पहले उनसे शुरू करता कि मजाक उड़ा रहे हैं लोगों का, क्योंकि ये नहीं हो सकता था ना। तो उन्होंने बतदरीज कहा है कि हम ये काम करेंगे, ना तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर गए हैं कि जनाब आपको सब्सिडीज बेपनाह दे दी जाएंगी, ना आपसे सोलर होना है 300 यूनिट घर को फ्री देने वाला एकदम से, जो पीपल्स पार्टी कह रही है। पहले उन्होंने कहा 300 यूनिट देंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम सोलर पे जाएंगे। जब लोगों ने पूछा ना जगह जगह कि आप 1% की कोई भी हुकूमत जो आएगी सब्सिडी तो दे नहीं सकती, IMF से निकलेंगे कैसे, फिर ही देंगे ना। तो मैंने इस बुनियाद पे इस बात को समझते हुए कहा कि उन्होंने थोड़ा सा वर्क किया है, संजीदगी से बात की है कि लोगों को वो बातें ना करें जो गले में आ जाएंगी, क्योंकि मैं और आप तो नहीं छोड़ेंगे इस बात पे जी आपने ये कहा था, ये हमें करके दिखाएं, क्योंकि इस बुनियाद पे जहां आम आदमी का मसला है, मैं और आप क्यों छोड़ेंगे इस बात को, चाहे वो कितना ही अच्छा हो कितना ही बुरा हो। सवाल होगा इमरान खान से क्यों सवाल हुए, हम कहते थे हम पे पाबंदी लगी कि 100 दिन बात नहीं करनी, 6 महीने बात नहीं करनी, इसको रास्ता दे। आमिर साहब, ये जो बाकी दोनों पार्टीज हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इतना डिटेल्ड मैनिफेस्टो नहीं लेकर आए। आई मीन पीपल्स पार्टी तो पहले 10 नुकात ले आई, उस 10 नुकात में से मुझे 9 एक तो बड़े ही कॉमन लगते हैं और अनरियलिस्टिक भी लगते हैं समहाउ। 1 करोड़ नौकरियां एंड 30 लाख घर एंड ऑल दैट, वो पुराना मंजन है। उनका एक बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला अच्छा प्रोग्राम है और वो अच्छा भी है, आई मीन वो नजर भी आता है कि वो बहुत जबरदस्त है और दुनिया उसकी तारीफ भी करती है। लेकिन अदर देन दैट जो 8-9 नुकात है को खास इंप्रेसिव मुझे नहीं लगते बीइंग पाकिस्तानी। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने भी मंशूर तो दिया, लेकिन सतही मंशूर है, बड़ी डिटेल में नहीं गए। पीएमएलएन ने बड़ा एक डॉक्यूमेंट पूरा जारी किया, एक मुसविदा है। क्या ये यकीन है कि हम ही इंतखाबात के बाद है इसलिए इतना थॉरली वर्क किया गया, और क्या दोनों जमातों को यकीन नहीं है कि हम आ रहे हैं इसलिए उन्होंने बस 8-10 नुकात का सरसरी सा, जिसे कहते हैं हेडिंग्स दे दी है, नीचे डिटेल्स नहीं दी, ऐसा है कुछ? आपको पता है पीपल्स पार्टी ने जब 2013 में 8 में हुकूमत संभाली तो राजा परवेज अशरफ ने वाटर एंड पावर के मिनिस्टर के तौर पे कह दिया था 31 दिसंबर को लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी जी। ये इस तरह की गपशप में बहुत माहिर है और वो इनके गले पड़ा आखिरी दिन तक। 2013 में जब इनकी गवर्नमेंट जा चुकी थी, आपको पता है कि लोड शेडिंग अपने अरूज पे थी, तो ये उसका जवाब नहीं दे सके। और यूसुफ रजा गिलानी ने एक दिन रिग्रेट भी किया कि मुझे नहीं समझ आई कि इन्होंने क्यों इस तरह का दावा किया कि हमारे गले पड़ गया। असल में उस वक्त भी अदलिया एक इतनी तेजी से मौजूद थी जहां पे सुओ मोटो हो रहे थे इफ्तिखार चौधरी साहब के, हर चीज पे स्टे आ रहे थे, कुछ पीपल्स पार्टी की फुर्तियां थी। चीजों को बहुत मुनासिब रैशनल अंदाज में लेके चलना चाहिए कि दावे आप वो करें जो पूरे कर सके। इस बुनियाद पे मैं पीएमएलएन का कहता हूं कि उन्होंने जब लोड शेडिंग खत्म की, दहशतगर्दी का खात्मा किया, सी पैक दिया, तो पाकिस्तान के अंदर माशी सरगर्मियां बढ़ी। अब जब आपको इन तीनों पार्टियों को देखना है तो 2 पार्टियों ने खुद से नवाज शरीफ के लंदन चलने से पहले हुकूमत पीएमएलएन के हवाले कर दी थी, तासुर भी बना, आप जलसे भी देख रहे हैं। एक पार्टी 9 मई की वजह से यानी पीटीआई ज़ेरे अताब भी है और वो रहेगी। मैं तो इसमें कोई मुझे मैं आपके पास जब भी आया इस प्रोग्राम में मैंने कहा कि वो इनके लिए सबसे बड़ा मसला है। इन्होंने स्टेट से माफी मांगने से इनकार किया, बार बार ये कहा कि अगर मुझे कमांडो पकड़ेंगे तो मेरे लोग कंटोनमेंट्स में जाएंगे। ये वो चीजें हैं जो इनके लिए मुश्किलात का सबब बनी। कुछ
ये वकीलों के हाथ चढ़ गए और अपनी पार्टी को निशान भी खो बैठे और जवाब भी खो बैठे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत तनकीद होती है कि वो नजरिया जरूरत के तहत उसे पॉपुलरिज्म की तरफ जाना चाहिए था। वो सिर्फ कानूनी नुक्ते पे गई और बल्ला निशान ले लिया। ये अब इनकी अपनी पार्टी क़यादत का मसला है कि वो इस निशान के बाद कैसे लाएंगे। आप बात कर रहे हैं तो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जो इंतखाबी मंशूर जैसे इमरान ने का बड़ा सरसरी सा दिया है, लेकिन दूसरी जानिब उन्होंने 4 साल जो मुद्दत है असेंबलियों की वो महदूद करने के हवाले के एक रिफॉर्म को भी उन्होंने जिक्र किया है और साथ साथ उन्होंने ये एज यूजुअल बहुत सारे रहनुमाओं की तरह तहरीक इंसाफ की कि जी उन्हें इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही और गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, रुकावटें डाली जा रही हैं। सो क्या कहेंगे इस हवाले से? तहरीक इंसाफ को वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड बार बार बात कर रहे हैं उसमें वो सफ़र कर रहे हैं, आपको लगता है इस इंतखाबी सिस्टम के अंदर? देखिए, मैंने तो आपको पहले कह दिया कि 9 मई की वजह से उनके पास गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब यही बात बैरिस्टर गौर कह रहे हैं तो इनको तो कोई नहीं रोक रहा। इनके बहुत सारे रहनुमा केपी में रैलियां भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो पंजाब के लोगों को क्या हुआ है, सिंध के लोगों को क्या हुआ है? वो खुद मफरूर हुए हैं, पार्टियां भी छोड़ गए, अपनी पार्टी भी छोड़ गए और मैदान में भी नहीं आ रहे। ये केपी के लोग अगर आ रहे हैं तो रिस्पांस भी आ रहा है लोगों का। अब अगर आप लाहौर में मौजूद ही ना हो, आप कहां जाएंगे? आप मुल्तान में मौजूद ना हो, आप फंस जाएं जाके कराची में, आपकी मकबूलियत है, उस मकबूलियत को वोटर तक पहुंचाने के लिए आपके कैंडिडेट को होना चाहिए। कैंडिडेट को फिर जो 8 फरवरी अब बिल्कुल सर पे हमारे, उसके आखिरी 2 दिन मेरे हिसाब किताब में 70% इलेक्शन वो 2 दिन होते हैं कि आप पूरे पोलिंग स्टेशन पे हर जगह अपने दफ्तर बनाते हैं, वहां के वोटरों को बताते हैं कि आपका उम्मीदवार ये है, हम आपको ले जाएंगे या आप आ रहे होंगे। वो काम कौन करेगा पीटीआई की जगह पे? 2013 में सबसे बड़ा मसला पीटीआई का ये था और 2024 में इससे भी बड़ा मसला ये होगा कि उस वक्त उम्मीदवार थे तो तजर्बा मौजूद नहीं था और जो तजर्बाकार खिलाड़ी थे वो सिर्फ अपनी गेम कर रहे थे, बतौर पार्टी वो नहीं चल रहे थे। अगर हम इलेक्शन की साइंस के मुताबिक देखें, जहां मुश्किलात होती हैं, वो 2018 में मुस्लिम लीग नून पे कोई कम नहीं थी। अच्छा, वहां पे उनके 50 कागज मुझे एक फिक्रा कंप्लीट करने दें कि जो काम उनकी पार्टी के साथ हो चुका था, अरेस्ट वो भी थे, सजाएं उनको भी हो चुकी थी, लेकिन उनकी क्यादत और लोगों ने इलेक्शन लड़ा और वो पंजाब में जीत के भी आए। यहां मसला ये हुआ कि ये सिर्फ सोशल मीडिया पे खड़े हुए, उसकी वजह से ये फंस गए। अच्छा, लेकिन कल ये जो जैसे कराची में हमने देखा, अब 9 मई तो वो कर चुके हैं, उसमें जो जिम्मेदारान है वो पकड़े भी गए हैं, पकड़े जाने भी चाहिए, लेकिन उसके बाद तो अब उनका हक है ना कि वो अगर कोई पुरअमन रैली निकालें, वो कहीं बैठ जाएं, नारे लगाएं, अपनी पार्टी के स्लोगन्स को शांत करें, वो तो उनका राइट है। तो उसमें भी जब उनको जिस तरह के मनाजिर हम देखते हैं, जैसे मैंने कल कुछ रिमोट फुटेजेस देखी ऑन ट्विटर, लोग झंडे छीन रहे हैं फैमिली से तहरीक इंसाफ के, तो ये तो कम से कम पाकिस्तानियत की बात है ना। इट्स नॉट अबाउट एनी पार्टी लीडर और एनी पार्टी सिंबल और समथिंग। ये तो मेरा और आपका राइट है। आई मीन इफ यू वांट टू गो टू डी चौक और आप अपनी जमात जिसको आपने वोट करना है बतौर शहरी सपोर्ट करें, तो आपका राइट है ना। तो मेरे में ये राइट तो नहीं छीनना चाहिए। ये तो एक अच्छी मिसाल नहीं कायम कर रहे हैं हम। ये बातें बहुत अच्छी हैं कहने में, जो आपने सारी कही हैं, तो अमली तौर पे इसके करने के लिए काम पीटीआई की क़यादत को करना है। मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया पे भी दिखा रहा है और ये सोशल मीडिया के अलावा कहीं अवेलेबल नहीं है। मसला यही है कि पॉलिटिकल क़यादत को फ्रंट से लीड करना होता है। पॉलिटिकल क़यादत पेट्रोल पंप जलवा रही थी, लोगों को फंसा रही थी, जो हो गया वो तो हो गया ना। एक मिनट जी, मुझे बात तो कर लेने दे, जवाब तो दे लेने दे। जो हो गया है तो उसका नतीजा भी भुगतना है, वो खत्म नहीं हुआ अभी, ना सजाएं हुई हैं, जमानत पे जमानत हो रही है। स्टेट कहती है कि ये एंटी स्टेट एक्टिविटीज हैं जिसके ऊपर पार्टी पे बैन लगता है। अभी आपने बहुत से मराइल देखने, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों ने कहा जो था ना कि आप फैसले कर लें, अनाउंस ना करें, आज वो 6 रुकनी बेंच बैठ रहा है। आज सैफर का केस अडियाला जेल में चल रहा है जो अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है। ये चीजें एंड पे आ रही हैं, ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन मैं फिर आपसे यही कहूंगा, ये सियासी क़यादत का इशू होता है कि वो आए, अपने लोगों को लीड करे, सामने बैठे और भागे नहीं। आप जमानतें कराएं, ठीक है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि या तो आप एक सियासी पार्टी बैन कर देना, कि आप बैन है जी आप पॉलिटिकल एक्टिविटी, लेकिन अगर आपने सियासी पार्टी को अमल में रखा हुआ है तो फिर तो आप उनको प्रोटेस्ट करने की या वो तो फिर उनको आजादी होनी ही चाहिए। बहरहाल थैंक यू वेरी मच। आई होप आपका आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया, मुझे चूंकि ब्रेक पे जाना है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ। आपका आर्गुमेंट मुकम्मल हो गया। चले आपका सर, मेरा है कि थैंक यू वेरी मच। आमिर रियाज राना साहब सीनियर साफी हमारे साथ मौजूद थे, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे मौजूदा सियासी सूरत हाल पर। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, कराची मैराथन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो एक मैराथन आपको दिखा रहे थे, दिस वाज़न्ट अ गुड पिक्चर ऑफ कराची, बट वी हैव अ गुड पिक्चर ऑफ कराची। एग्जैक्टली, कराची की तारीख में जी पहली मर्तबा बैनुल-अक़वामी मयार की मैराथन का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों के साथ साथ
मुल्की और गैर मुल्की जो सफारतकार हैं उन्होंने भी शिरकत की। 42.2 किलोमीटर की मैराथन थी जी। क्लिफ्टन निशाने पाकिस्तान से ये शुरू होकर मुकर्रर रास्तों से होती वापस वहीं पहुंचकर ये इख्तिताम पजीर हुई। फुल मैराथन जो नौजवान एथलीट आमिर सुहेल ने जीती है और उन्होंने मुकर्रर फासला जो है 2 घंटे 36 मिनट और 9 सेकंड्स में क्रिकेटर आमिर सुहेल लगे थे। हाँ मुझे भी लगा, लेकिन नहीं, ये एक और आमिर सुहेल है जी। इन्होंने और इसरार खट्टक ने दूसरी और आमिर अब्बास ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। फुल मैराथन के अंदर खवातीन की मैराथन जी महानूर के नाम रही, जिन्होंने 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन जो है हफीज उल बरकात ने 1 घंटा जबकि 17 मिनट और 12 सेकंड्स में जीती है। इस रेस के विनर जो आमिर सुहेल जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने इस फुल मैराथन में पार्टिसिपेट किया था और जीते हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है, जबरदस्त बात है, गुड सरप्राइज। सबसे पहले तो आमिर बहुत मुबारकबाद आपको, इतनी अच्छी तस्वीरें कराची की बहुत कम नजर आती हैं, थैंक्स टू दी मैनेजमेंट जिन्होंने भी मुनक्किद किया। आपने वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन से मंजूर शुदा पहली ये जो मैराथन है जीती है और मुकर्रर फासला भी बहुत जबरदस्त वक्त के अंदर तय किया। सबसे पहले तो जज्बात बताएं, हाउ डू यू फील, कैसा लग रहा है आपको? कल जो कराची में वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से सर्टिफाइड 42 किलोमीटर मैराथन हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने वो विन की है और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और इस तरह के जो इवेंट है पाकिस्तान में जो है और ज़्यादा होने चाहिए, ताकि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो भी स्पोर्ट्स की तरफ आए और बुरी आदतों से बचे, बीमारियों से बचे, नशावर चीज़ों से बचे और अच्छे प्लेयर बन के पाकिस्तान का नाम रोशन करें। जबरदस्त। वैसे ही हमें देखकर विजुअल्स इतने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आप रोजाना ट्रेनिंग कितनी करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली रनिंग के लिए आपको स्टेमिना बड़ा अच्छा चाहिए होता है, इस हवाले से भी बताएं। और कौन कौन से और इवेंट्स हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं? 7 साल से पाकिस्तान का चैंपियन हूँ और 21 किलोमीटर हाफ मैराथन एंड 10 किलोमीटर उसमें मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ पाकिस्तान का। और 42 किलोमीटर जो है इसमें मेरा सेकंड एक्सपीरियंस था। पहली दफ़ा भागा था, उसमें भी फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी लाहौर में, और ये दूसरी दफ़ा जो कराची में हुई है आज, इसमें जो है मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो है बहुत सारे इवेंट खेल चुका हूँ और जो ट्रेनिंग है हमारी वो हम सारा साल ही करते हैं ऐसे इवेंट्स के लिए। और पर वीक जो होता है वो 150 से 2 किलोमीटर हमारी ट्रेनिंग है। बट द बेस्ट पार्ट इज आमिर कि इस दफ़ा वो ट्रेनिंग आपको दिखाने का भी मौका मिल रहा है। पाकिस्तान में जो इस तरह के मुकाबले हैं आलमी कवानीन को मद्देनजर रखकर मुनक्किद करवाना, बीइंग एथलीट आप कैसे देखते हैं, कितना खुशाइंद है आमिर? दुनिया में जो है मैराथन और लॉन्ग डिस्टेंस के इवेंट होते हैं, इस तरह पाकिस्तान में भी होने चाहिए। जिस तरह ये कराची मैराथन हुई है वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से सर्टिफाइड कोर्स था, और इस तरह ये है कि हम हैं या नस्ल है या यंग जनरेशन है, वो उनको इस चीज़ का शौक़ पड़े और वो भी इस तरफ आए और इंटरनेशनल लेवल पे जो है पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और पाकिस्तान में इस तरह के और ज़्यादा इवेंट्स जो है बहुत ज़्यादा हों। That's amazing, that's amazing। अच्छा आमिर ये बताएं, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं और बच्चे जो ऑब्वियसली इस तरह के इवेंट्स होते नहीं हैं, लेकिन आपको देखकर इंस्पायर भी हो रहे होंगे, क्या मैसेज देंगे लोगों को? जो लोग हमें देख रहे हैं रनिंग करते हुए, वो भी इस तरह रनिंग की तरफ आए। बेशक रनिंग की तरफ ना आए, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, मतलब कि अपने आप को फिट रखने के लिए वो करें। मतलब कि इंसान की लाइफ में स्पोर्ट्स एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि वो जो है बुराइयों से बचें, नशा आवर चीज़ों से बचें और बीमारियों से बचें। तो इस तरह ये है कि सेहत भी अच्छी होगी और जो है अगर इंसान अच्छा प्लेयर बन जाए तो उसमें यह है कि पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो सकता है और पूरी दुनिया में जो है ना पाकिस्तान को बहुत आगे लाया जा सकता है और बीमारियों से बचा जा सकता है। इंडीड इंडीड आप हैं और बाकी सभी लोग जिन्होंने इस मैराथन को कामयाब बनाया, इसके ऑर्गेनाइजर्स, सबको हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस हैं। मुबारकबाद है कि आपने इतने अच्छे इवेंट का आगाज किया। थैंक यू वेरी मच आमिर फॉर जॉइनिंग अस। आप आमिर सुहेल फर्स्ट मैराथन कराची मैराथन विनर का इंटरव्यू सुन रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, और आज बात हो रही है कि क्या फिल्म भी किताब की तरह इल्म का मुस्तनद जरिया कहलाई जा सकती है। देखते हैं।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। गुज़श्ता सेगमेंट में मुस्तनसर हुसैन ताड़ साहब से मॉडल टाउन पार्क लाहौर में हमने एक सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि नेटफ्लिक्स पे आपकी पसंदीदा मूवीज़ कौन सी हैं और सीजन्स कौन से हैं। तो इस दौरान जब ताड़ साहब जवाब दे रहे थे तो मेरे जहन में एक सवाल पैदा हुआ था, और वो सवाल ये था कि क्या फ़िल्म इल्म का एक ठोस ज़रिया भी हो सकती है। तो आज ये सवाल करते हैं। तार साहब, आप ये समझते हैं कि जिस तरह किताब होती है उसके हम रेफरेंसेस देते हैं, बहुत सारे और ज़राए हैं इल्म के, तो इल्म के ज़राए में ही इसको शुमार किया जा सकता है फ़िल्म को? एक्चुअली ये सवाल इस तरह का है कि जैसे क्या आप एक इंसान से कुछ सीख सकते हैं या किताब से कुछ, ये डिपेंड करता है कि किताब कैसी है और इंसान कैसा है। इसी तरह फिल्म का भी डिपेंड करता है कि आप किस किस्म की फ़िल्म देख रहे हैं। तमाम ही फिल्में जो होती हैं वो आपको एजुकेट कर सकती हैं और उसमें एक ख़ास एंगल चाहिए। मसलन मैं इकरार करता हूँ कि मेरे बहुत सारे जो है अपना जो मंजरनामा है, किसी मंज़र को उसको बयान करने का तरीका जो है वो मैंने फ़िल्म से सीखा है। और बर्गमैन बहुत फेमस डायरेक्टर थे स्वीडन के, उनकी 4-5 फिल्में, ख़ास तौर पे जो है अपना द सेवंथ सील, उसका तो मैंने एक करैक्टर लेके डेथ का उसमें याकसराय में उसमें किया है। तो जिस तरह बर्गमैन मंजर को डिपिक्ट करता है ना, और भी उसकी है वाइल्ड स्ट्रॉबेरी है, शेम है, फिल्में हैं, तो मैंने उस नज़र से देखा कि किस तरह करता है। वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद पोलिश फिल्में वो थी, फ्रेंच फिल्में भी। उसके बाद इंडिया अगर आ जाएं तो उनकी जो हैं, एक ज़माने में नसीरुद्दीन शाह, सुनीता पाटिल, ओमपुरी, अपना शबाना आज़मी, इनकी जो फिल्में हैं वो सारी की सारी ऐसी हैं कि आप न सिर्फ ह्यूमन नफ्सियात के बारे में जान सकते हैं बल्कि एक कैरेक्टर को डेवलप किस तरह किया जा सकता है। चुनांचे इल्म जो है फिल्म, कम से कम मेरे लिटरेचर में उसका बहुत अहम किरदार है। और अभी मतलब ईरानियन फिल्म, ईरानियन मैं बेशुमार जितनी भी तकरीबन बनी मैंने उनकी फिल्में देखी हैं, उनकी आप टेकिंग देखें और जो नफ्सियात में इंसान, एक बंदा है वो शुतुरमुर्ग फार्म पे काम कर रहा है और वो एक शुतुरमुर्ग फरार हो जाता है और वो उसकी तलाश में निकलता है। अब उसके हवाले से उसने तलाश का जो कॉन्सेप्ट बनाया है कि वो एक बेसूद तलाश है, क्योंकि शुतुरमुर्ग जाने कहाँ जा चुका है। इसी तरह और बहुत सारी फिल्में हैं। ब्लैक बोर्ड एक फिल्म है जिसके ऊपर वो एक बंदा जाके एजुकेट करता है लोगों को, और फिर जब वो मर जाता है तो उसको उसी ब्लैक बोर्ड के ऊपर डाल के तो वो कब्रिस्तान ले जाते। एक और फिल्म थी, एक बंदा खुदकुशी करना चाहता है और लोगों को रिक्रूट करना चाहता है कि तुमने एक कब्र खोदनी है और उसमें मैंने खुदकुशी करनी है और मैं इतने पैसे दूँ। कहने का मतलब ये है कि देखें ना, मुझे ये याद है। बाकी जो टिपिकल बॉलीवुड या लॉलीवुड होता है वो भी शायद एजुकेटिव इस तरह होता है कि आपने ये काम नहीं करने। जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी ने पूछा किसी राइटर के बगैर, वो तो बहुत बुरा राइटर, तो उससे आपने क्या सीखा? मैंने कहा उससे ये सीखा कि इस किस्म की तहरीर नहीं लिखनी चाहिए। चुनांचे फिल्म बहुत एक वास्ट सब्जेक्ट है। एक आखिरी बात मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है फिल्म इस हवाले से, कि एक ज़माने में रीगल, ओडियन और प्लाजा 3 सिनेमास थे लाहौर में। यहाँ पे फिल्में लगती थी अंग्रेज़ी और हफ्ते में 2 मरतबा तब्दील होती थी। दैट मीन्स के एक महीने में 24 फिल्में आती, तो मैं 24 की 24 फिल्में देखा करता। चुनांचे मेरा बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है फिल्म के हवाले से और उससे मैंने सीखा भी बहुत कुछ है। जिस तरह के मैंने अर्ज़ किया कि जो लैंडस्केप की डिस्क्रिप्शन है, जिस तरह वो आप दिखाते हैं, क्योंकि फिल्म में आप नरेट तो नहीं कर रहे लैंडस्केप, तो वो प्रोड्यूसर का कमाल है कि पूरी लैंडस्केप जो है दिखा रहा है और उसकी मानवीयत जो है उस हवाले से। तो डेफिनेटली फिल्म जो है बहुत
इंस्ट्रूमेंटल है मेरे लिटरेरी कैरियर में। और मतलब है कि मतलब मुझे याद नहीं कि एक दफ़ा मैंने कोई तूफ़ान डिपिक्ट करना था, तो इसी तरह कोई ईरानियन फिल्म थी, उसमें वो तूफ़ान दिखाया था, तो मैं ऑलमोस्ट उसको ज़हन में रख के तो फिर मैंने उसको डिपिक्ट किया। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि अगर सिर्फ साइकोलॉजी को मौजू बनाकर जो फिल्में बनाई गई हैं उन पर बात करें तो बहुत कमाल फिल्म है। अगर डिमेंशिया है उसको समझाने के लिए एक बहुत अच्छी फिल्म बनती है तो वो ज़्यादा मौसर होती है और डिमेंशिया को बहुत अच्छी तरह से समझा सकती है। और इस तरह किसी भी डिसऑर्डर को अगर देखा जाए तो इसके हवाले से अ ब्यूटीफुल माइंड अगर आपको मालूम हो तो क्या कमाल एक मूवी थी। इस तरह बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं उन पर ऐसी मूवीज़ बनी जो कि इल्म का एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकती हैं, आपको उस डिसऑर्डर से बेहतर आगाह करती हैं। लेकिन ऐसी मूवीज़ भी हैं जिस तरह लूसी है या इस तरह की मूवीज़ हैं जो कि साइंटिफिक नहीं हैं, ये साइंस से बहुत हटके हैं। अगेन फिल्म होती है और बहुत सारी जगहों पे फिल्म की कुछ सिचुएशंस की डिमांड ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको थोड़ा सा साइंस से हटना पड़ता है, वो उसकी सिचुएशंस की डिमांड है। लेकिन अगेन फिल्म जो है इसमें कोई शक नहीं है कि एक अच्छा ज़रिया है आगाही का भी और इल्म का भी। देखते रहिए निकले तेरी कलाम। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ गए। मौसम के हवाले से बात करेंगे जी। बहुत अरसा खुश सर्दी पड़ने के बाद बिलाखिर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो बारिश और बर्फबारी है उससे मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक एक मगरबी लहर मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों को मुतासर कर रही है, जबकि आइंदा चंद रोज तक बालाई इलाकों में जो मौजूद रहने का इसका इम्कान है। और आने वाले दिनों में मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस जो आमदोरफ्त है वो भी मुतासर हो सकती है। सयाहों को मुतासर रहने के हवाले से हिदायत की गई है, जबकि कराची में आज और कल की सुबह बारिश का इम्कान है। ये जो वेदर चेंज आ रहा है, ऑब्वियसली हम बार बार कह रहे थे कि ड्राई विंटर्स हैं, इसमें अब बारिश और बर्फबारी का होना कितना खुशाइंद है, इस हवाले से बात कर लेंगे। चौधरी मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच चौधरी मोहम्मद असलम साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो बारिश के हवाले से हम बात कर रहे हैं और बहुत अरसा ये ड्राई विंटर्स को हम डिस्कस भी करते रहे हैं और उसकी वजह से बहुत सारे इशूज़ भी रहे हैं। बिलाखिर ये जो वेदर का स्पेल है ये कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक जारी रहेगा, इस हवाले से बताइएगा। जी थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, ये बल्कि ये तो स्पेल शुरू हो चुका है। कोई 27 तारीख को यानी 27 जनवरी को एक बारिश देने वाला सिस्टम बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुआ, तो अभी बारिशें और स्नोफॉल भी हो रही है। जैसे आज जो सबसे ज्यादा स्नोफॉल हुई है वो मालूम जब्बा में है 10 इंचेस। तो इस तरह ये मुख्तलिफ जैसे अस्तोर और इस तरह कालाम वगैरह मरी में भी स्नोफॉल हुई है और साथ बारिश भी हुई है। और अभी ये सिलसिला जैसे महकमा मौसमियात की 31 तारीख तक एक प्रेस रिलीज इशू हुआ है और उसके बाद इसको रिवाइज करेंगे 31 को। तो ये सिलसिला कोई फर्स्ट वीक जो फरवरी का वहां तक जाने का इम्कान है। तो इससे जैसे लाहौर में भी बारिशें एक्सपेक्टेड है, जैसे 30 और 31 को इसमें बताया गया, इसके बाद भी एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक में। तो इससे मौसम जो सबसे ज्यादा जो फॉग से जो है ना ये काफी हद तक इसमें कमी आई है और बल्कि कई इलाकों में बिल्कुल खत्म हो गई है। तो ये सिलसिला अभी फर्स्ट वीक तक जारी रहेगा। ठीक है, क्या ये सिलसिला शदीद भी हो सकता है? आई मीन इसका जो रूटीन से हटके है। और दूसरी बात ये कि जो गैप आया था मुसलसल पीछे स्नोफॉल के अंदर या फिर एक हम क्लाइमेटिक इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, ये कवर कर लेगा उसको, ये जो अभी वाला सिलसिला? देखिए इसमें काफी अच्छी जो अभी जो फरवरी का माह है इसमें तो काफी अच्छे 2 से 3 स्पेल आएंगे और ये जो अभी स्पेल है इसमें भी अच्छी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है। जैसे जो फर्स्ट फरवरी के बाद जो आ रहा है वो इससे भी ज्यादा उसमें चांसेस हैं। तो उम्मीद तो है कि इसमें अच्छी स्नोफॉल होगी और फरवरी का भी पूरा माह पड़ा है तो इसमें अच्छी बारिशें और अच्छी स्नोफॉल। तो इसका मतलब जैसे साहब जिन्होंने प्लान करना है कुछ बालाई इलाकों का अपनी पिकनिक वगैरह के लिए, सैर के लिए, वो कर लें प्लान, अभी स्नोफॉल है। जी बिल्कुल करें, बल्कि आज से वो क्या सफर क्या रखते सफर पाते वो क्या होता है एक मुहावरा, तो अभी से वो करें प्लान और इंशाल्लाह फर्स्ट वीक में भी आए। और अभी जैसे मरी और गलियात वगैरह और इसमें अभी इसी माह में भी अगले 2-3 दिन है इसमें भी एक्सपेक्टेड है। ठीक हो गया। ये जो लाहौर में, अब हम जरा थोड़ी बात कर ले, लाहौर में बारिश के इम्कानात कब तक हैं? ऑब्वियसली सूरज भी सही तरीके से नहीं निकल रहा, ना बारिश हो रही है और वो जो दिसंबर की एक सर्दी होती है प्रॉपर, वो हमने बड़ी ड्राई सी एक्सपीरियंस की है। देखिए वो तो सर्दी बहुत ही ज्यादा सर्दी फील हुई है, उसमें
गो के टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है लाहौर का, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर, लेकिन मैक्सिमम कम था तो सर्दी बहुत ज्यादा फील हुई है। और अभी वो सिलसिला खत्म हो गया, फॉग का काफी हद तक सिलसिला जो है खत्म हो गया। अगर पड़ेगी भी तो उसकी ड्यूरेशन बहुत थोड़ी हो गई सुबह सुबह। तो अभी तो ये बादल हैं और ये सिलसिला अभी 30 और 31 को एक्सपेक्टेड है लाहौर में बारिश। अच्छा, तो जी जी, चलिए कुछ तो अच्छी खबर है। जोशी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया, आपने कुछ हमें अच्छी पॉजिटिव खबरें दी। सुबह सुबह पॉजिटिव खबरों की थोड़ी सी हमारे पास कमी होती है। थैंक यू। चौधरी मोहम्मद असलम साहब कह रहे थे 30 और 31 को लाहौर में बारिश हो सकती है, स्नोफॉल हो रही है, प्लान करें, एंजॉय करें, और आप मौसम एंजॉय कर सकते हैं। हम इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। सबसे पहले हम इस घंटे का आगाज एक अहम डेवलपमेंट से करेंगे। ईरान के वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा पाकिस्तानी हम मनसब जलील अब्बास जिलानी से आज मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोनों वज़राए खारजा के दरमियान मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, दोनों इससे खिताब करेंगे। ईरानी वज़ीर खारजा की आला पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकात का इम्कान है। ये जो हालिया पाक ईरान कशीदगी हुई थी कुछ दिन पहले, इसमें फिर कलदम गरोहों की महफूज पनागाहों पर, इस कशीदगी पर और दीगर सरहदी जो अमूर हैं इसके ऊपर तबादला ख्याल होगा। और रिसेंटली कुछ बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई थी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान, जिसमें बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बड़े अच्छे ख्यालात का तबादला हुआ था, बड़ा अच्छा मेकेनिज़म बन रहा था। और फिर उसके बाद ये कशीदगी सामने आई, लेकिन अब काफ़ी हद तक जो हालात हैं वो मामूल की जानिब है। और ईरान के वज़ीर खारजा का पाकिस्तान का दौरा इस बात का गम्माज़ है कि अब ईरान पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना चाहता है एज ब्रदर नेबरिंग कंट्रीज। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी डेवलपमेंट होगी इस दौरे के बाद, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। इसके बाद हम मजीद आपको इस हवाले से आगाह भी करते रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आपको प्रोग्राम में जो हमारा सेगमेंट है मेरा पाकिस्तान वो दिखाते हैं, जिसमें फेरा फैज आज हमें दयाल सिंह और दयाल सिंह कॉलेज के हवाले से बता रही है कि उन्होंने लाहौर में ही ये कॉलेज क्यों बनवाया। इस हवाले से देखते हैं हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मैं आपको एक इल्म-दोस्त सिख सरदार के बनाए गए कदीमी दरसगाह दयाल सिंह कॉलेज में लेकर आई हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे उस सिख सरदार की इल्म से बेलौस मोहब्बत की और जानेंगे इस कदीम कॉलेज दयाल सिंह की तारीख के बारे में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का एहसान है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद साहब मौजूद हैं। सर, मुझे इस कॉलेज का विजिट कराएं और थोड़ी सी तारीफ बताएं इसके बारे में। जी, ये कॉलेज दयाल सिंह मजेठिया ने कायम किया था। ये जो दयाल सिंह है, ये कौन थे बेसिकली, इनके वालिद क्या करते थे? ये सरदार लैना सिंह जो है हिंदुस्तान के एक बड़े जागीरदार थे। ठीक है। और अल्लाह ताला ने उनको बहुत माल से नवाजा था। उनके बेटे सरदार दयाल सिंह मजेठिया जो हैं, ठीक है, ये एक उन्होंने अपने बाप के बिजनेस को भी आगे बढ़ाया। अच्छा। और ख़ास तौर पे वो जो है मुख्तलिफ शोबों में उन्होंने काम किया। अच्छा। बैंक की बनाया, बैंक ऑफ इंडिया जो आजकल है वो बुनियादी तौर पर उनका ही बनाया हुआ बैंक है। उन्होंने जो है अखबारात शुरू करवाए, ट्रिब्यून अखबार के भी वो बानी हैं। सही है। इसके अलावा तालीमी मैदान में भी उनका बहुत काम है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये बना लिया था कि इंसानियत की खिदमत। उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो है उससे दयाल सिंह ट्रस्ट बनाया। अच्छा सर, तो ये क्या वजह थी बेसिकली इसकी कि दयाल सिंह जो है उनको कहा जाता है कि वो इल्म दोस्त थे। एक दयाल सिंह कॉलेज इस वक्त जिसमें हम मौजूद हैं ये है, इंडिया में भी मौजूद है। इंडिया में मौजूद है, यूनिवर्सिटी अब बन चुका है इंडिया वाला। बिल्कुल। अच्छा, दयाल सिंह बुनियादी तौर पे जो है बहुत पढ़ी लिखी शख्सियत थी। उन्होंने अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत बहुत सारी ज़ुबानों में जो है ना उनका काम है। अच्छा। इल्म दोस्ती का उनका अंदाज़ा इस तरह इस बात से लगा लें कि जब सर सैयद अहमद ख़ान ने वो अलीगढ़ कॉलेज के लिए फंड्स रेजिंग के लिए वो लाहौर तशरीफ़ लाए, इस्तकबाल करने वालों में दयाल सिंह शामिल थे। फंड रेजिंग में भरपूर हिस्सा लिया। सर, इस वक्त जिस कॉलेज में हम मौजूद हैं इसकी मुझे थोड़ी सी हिस्ट्री बताएंगे। ये इमारत कब तामीर की गई थी? ये वाली जो सामने वाली इमारत है ये 1910 में इसमें क्लासें शुरू हो गई थी। ये वाली 1913 में इसका पहला रिजल्ट आया था। पंजाब यूनिवर्सिटी में रिजल्ट के लिहाज से ये दूसरे नंबर पर रहने वाला कॉलेज था। अच्छा, उस दौर में तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस थे जिनमें ओरिएंटल कॉलेज भी था। लाहौर में उस वक्त ये 5वां कॉलेज था। इस कॉलेज में गरीब बच्चों को खुसूसी
जो है वजीफे दिए जाते थे और उनके लिए फीस बहुत ही कम थी। बेसिकली ये कॉलेज इस कॉन्सेप्ट बला के साथ तफरीक, हिंदू बला बच्चे भी तफरीक। थे, मुस्लिम बच्चे भी थे और कॉलेज में बहुत सारे ड्रामे, स्टेज ड्रामे भी किए गए। जीसी में ज़्यादातर शेक्सपियर के और इंग्लिश ड्रामे होते थे, यहाँ भी वो शुरू किए गए। जबरदस्त। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे मिस्टर रिचर्ड्स, उनकी मिसिस जो है नूरा रिचर्ड्स। उन्होंने सबसे पहले जब देखा कि कुछ सिख बच्चे जो है ना अंग्रेजी अदायगी में कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग पंजाबी ड्रामा करें। तो सबसे पहले इस कॉलेज के हॉल में पहला स्टेज ड्रामा पंजाबी का जो मॉडर्न स्टेज ड्रामा है इस स्टेज पे खेला गया। इस हॉल में आए, आपको हॉल का विजिट करवाते जरूर हैं। सर। ये हाल इस हवाले से भी अहम है कि 1947 के बाद सैयद आबद अली आबद जो है वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने। वो पहले भी इसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे। मतलब वो पहले मुसलमान प्रिंसिपल पहले थे। मुसलमान प्रिंसिपल थे। जबरदस्त। फैज अहमद फैज, उस्ताद दामन, प्रोफेसर दिल मोहम्मद और जितने भी बड़े लोग थे वो इस हाल में आते रहे। 47 से पहले अशफाक अहमद बहुत बड़े ड्रामा नगार है उर्दू पंजाबी के, बिल्कुल। वो इस कॉलेज में प्रोफेसर रहे हैं। अब ये हॉल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता आज भी इसका वही है, हम इसमें मुशायरे भी करवाते हैं। है? अच्छा। हाल से हम बाहर आते हैं ना तो बिल्कुल सामने हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी है। अच्छा। ये जो लाइब्रेरी है ये बी कॉलेज के शुरू में तालिब इल्मों के लिए सिर्फ लाइब्रेरी बनाई गई थी। ये बाद में दयाल सिंह ने दयाल सिंह ट्रस्ट ने एक अलग से लाइब्रेरी बनाई। बिल्कुल, बिल्कुल, वो 1926-27 में उसका इफ्तिताह हुआ। वो कॉलेज के बाहर है, साथ ही है। और इसमें भी इस वक्त भी 50,000 से ज्यादा किताबें हैं और उसमें भी लाख के करीब करीब किताबें हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब ये कॉलेज स्टार्ट हुआ था तब कितने शोबा जाते और अब ये कॉलेज कहाँ पे स्टैंड करता है? इंटर और बीए और एमए की क्लासें ठीक है। मुख्तलिफ सब्जेक्ट में एमए भी चलते थे। 1947 के बाद एक दफ़ा वो सारे उस्ताद उधर चले गए तो कुछ एमए ख़त्म हो गए थे। अच्छा। हिंदी, संस्कृत और पंजाबी गुरमुखी, ये सारे जो है किताबें अभी मौजूद है हमारे पास। तो सर हम जिस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे मेरी नज़र इस नई बिल्डिंग पे पड़ी है, पुरानी इमारतों के बीच में, इसके बारे में बताएं। ये जो है ये हमारे एक साबिक तालिब इल्म थे गुलाम मुर्तज़ा चिश्ती साहब। अच्छा। उन्होंने ये कंप्यूटर सेंटर जो है वो बना के दिया अपनी जेब से, सारे पैसे उनका खर्चा था। अगर मैं आज की बात करूं तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं? आज हमारे यहाँ 20 जो है वो बीएस हो रहे हैं। अच्छा। इंटर में तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एफएससी, नॉन मेडिकल, मेडिकल और सबसे ज़्यादा जो मुनफरद काम हो रहा है यहाँ बीएड भी हो रहे हैं। जबरदस्त। मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाता? तमाम सारे मॉडर्न सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए जा रहे हैं। हमारे प्रिंसिपल साहब ना बॉटनी के प्रोफेसर हैं। अच्छा। उनका जो है ना इन पौधों से खास उनसे है। उन्होंने यहाँ बोटानिकल गार्डन भी बनाया हुआ है जिसमें से हम गुजर के आ रहे हैं। जबरदस्त। अब हम दयाल सिंह कॉलेज के न्यू ब्लॉक में पहुँच चुके हैं। अच्छा। 2005 में इसमें क्लासेस शुरू हुई थी। अच्छा। और इसमें जो है ना मैथमेटिक्स की बीएस हो रहा है और इस्लामियात का बीएस डिपार्टमेंट इधर है। ठीक है। आईटी के इधर हो रहे हैं, बीबीए की क्लासेस इधर होती है, पॉलिटिकल साइंस भी इधर होता है। ठीक हो गया। अब हम अपने साइंस ब्लॉक की तरफ जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये 1917 में तामीर हुआ था। अच्छा। ये हमारा फिजिक्स डिपार्टमेंट है नीचे। ऊपर जो है वो स्टैट और कॉमर्स की क्लासेस होती है। ठीक है। और ये वाला जो है ये बाद में बना था पाकिस्तान बनने के बाद। अच्छा, ये हमारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ज़ूलॉजी की क्लासें इधर होती है। ये हमारे कॉलेज की ग्राउंड है। अच्छा। और इसमें क्रिकेट, फुटबॉल, ये जो है ये हमारी बास्केटबॉल कोर्ट है। और इस क्रिकेट ग्राउंड की बिल्कुल बैक साइड पे आपको एक बड़ा सा दरख्त नजर आ रहा है। बिल्कुल नजर आ रहा है। वो एक बड़े तारीखी घर में है। अच्छा, वो घर किसका है? वो इकबाल मंजिल है। अल्लामा इकबाल मुफक्किर पाकिस्तान इस घर में रहते रहे हैं। जबरदस्त। ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गया
जी हाँ, हमारी म्यूजिक सोसाइटी के बच्चे हैं और ये माशाल्लाह बच्चियां जो है ना बहुत अच्छा गाती हैं और ये म्यूजिक सोसाइटी भी हमारे यहाँ काम कर रही है। लगा दर्द ऐसा उठा, तीर ऐसा लगा, दर्द ऐसा उठा, चोट दिल पे जो खाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो ये बताओ मुझे कि म्यूजिक की तरफ आना कैसे हुआ आप लोगों का? शौक था शुरू से। एक जो जनरल थिंकिंग है लोगों के जहनों में पिछले कुछ इंसिडेंट्स की वजह से, जी। तो आप उसके हवाले से क्या कहना चाहोगी? पहले तो था लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है हमारे इस कॉलेज में, बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है। अब बिल्कुल ठीक है एनवायरनमेंट यहाँ का। चलें, थैंक यू सो मच आप दोनों का, बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, आपकी मेहरबानी। तो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हमाद अशरफ जो प्रिंसिपल हैं दयाल सिंह कॉलेज के। इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत ठीक ठाक। सर आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, अभी जब मैं बोटेनिकल गार्डन से आ रही थी तो मुझे बताया गया कि आपका स्पेशली बड़ा इंटरेस्ट है। ये इस तरह से लगाव पैदा हुआ कि मेरी जो पीएचडी है वो मेरी एमएससी और पीएचडी दोनों बॉटनी में है। अच्छा। जिस कॉलेज में रहा वहाँ पे ही मेरे पास असाइनमेंट प्लांटेशन की रही, तो हमने अपने मेल और फीमेल स्टूडेंट सबको इसके अंदर इन्वॉल्व करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि प्लांटेशन जो है वो कैसे की जाती है और किस तरह जो है ना हमें अपने जो प्रॉब्लम्स हैं एनवायरनमेंट की, फूड की, उसको हमने किस तरह उसका सोल्यूशन लेना है, वो बच्चों को हम लोग सिखाते हैं। आने वाले टाइम में क्या क्या चीज़ें जो हैं और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें वसाइल हैं जो यहाँ पर आप स्टार्ट करने वाले? जब मैं इस कॉलेज में प्रिंसिपल बना तो हम लोगों ने यहाँ पे 21 डिसिप्लिन BS के शुरू किए हैं जो पंजाब के किसी भी कॉलेज में इतने ज़्यादा डिसिप्लिन मौजूद नहीं है। इसके अलावा हमने यहाँ पे IT की 2 लैब्स बनाई जिसमें सेक्रेटरी एजुकेशन ने उनका इफ्तिताह किया था, जिसमें i7 कंप्यूटर पड़े हुए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे रिसर्च प्रोग्राम जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं, किचन गार्डन बनाया है। इसके अलावा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के लैब के अंदर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो है जी मशरूम कल्चरिंग का। आने वाले चंद सालों में आप दयाल सिंह कॉलेज को कहाँ पर देखते हैं, तो क्या कहेंगे? तादाद बढ़ रही है, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट्स निकल रहे हैं। दूसरा जो है जिसमें मैं ज़्यादा वर्क करना चाह रहा हूँ वो है R&D वर्क, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज मैंने आपको एक कदीम तालीमी इदारे दयाल सिंह कॉलेज जो है उसका विजिट कराया और उसकी तारीख भी आपको बताई। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये जो सेगमेंट है ये पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको एक बहुत ही मुनफरिद जो कह लेना एक रिकॉर्ड है उसके हवाले से बताने वाले हैं। 20 साल पाकिस्तानी नौजवान हैं बिलाल इलियास झंडीर, जिन्होंने नामवर जो अमेरिकन सिंगर हैं टेलर स्विफ्ट, उनके 1 मिनट में 30 गाने पहचान कर एक मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम किया है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जी उनके मुताबिक बिलाल इलियास ने अमरीकी जो गुलकारा है टेलर स्विफ्ट, इनके जो बेहतरीन गाने हैं, उनके जो 30 गाने हैं उनको 1 मिनट में पहचाने और बहुत बड़े फ़ैन हैं। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड बना चुके हैं और उस वक्त इन्होंने जस्टिन बीबर के गाने पहचान कर रिकॉर्ड बनाया था। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें एक शख्स जो है वो गाने इनको बगैर म्यूजिक के सुनाए भी नहीं गए, इनफैक्ट वो उनके वर्ड्स बोले जा रहे थे और बिलाल ये उनके वर्ड जो स्टार्ट होता था उससे ही गाने को पहचान लेते थे। और 1 मिनट में, इससे पहले जो रिकॉर्ड एक बरतानवी शहरी ने बनाया था 27 गाने पहचानने का बनाया था। सो अब हमने सोचा कि इस मुनफरिद रिकॉर्ड के हवाले से बिलाल से हम बात करते हैं। बिलाल वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिलाल, वैसे आप बहुत बड़े मुद्दा हैं टेलर स्विफ्ट के, आपने गाने जो तैयारी की है समझने में और ये रिकॉर्ड बनाने में, ये आप कब से सुन रहे थे गाने? क्योंकि ना ही आपको म्यूजिक सुनाया जा रहा था, आपको तो सिर्फ वर्ड्स बोलकर बताए जा रहे थे और आप गाने पहचान रहे थे। सुनते रहते होंगे। हाँ, वैसे मुझे लग रहा है। जी मैं टेलर स्विफ्ट को बचपन से ऑलमोस्ट जब मैं 13 साल का था तो तब से सुनता आ रहा हूँ और ऑलमोस्ट हर गाने का एक एक लिरिक मुझे याद हो चुके हैं। और इसके लिए वैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, ऑलमोस्ट 13 वीक्स जो है मैंने प्रैक्टिस की और उसके बाद ही मैं अचीव कर सका। अच्छा, तो क्या आपने मुकाबले के लिए बाकायदा तैयारी की थी? इट वाज जस्ट स्पॉन्टेनियस, आई मीन यू वर कॉन्फिडेंट इनफ कि अगर मुझसे पूछा जाएगा तो आई कैन डू दैट?
जी बेशक मुझे सारे आते हैं, लेकिन कोई इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता था कि उनके 100 प्लस 150 प्लस सॉन्ग्स जो है ना वो फौरन से पहचान सकें। तो ऑफ कोर्स मुझे जो है प्रैक्टिस करनी पड़ी थी इसके लिए काफी दिन तक, और उसके बाद ही मैं इतना कॉन्फिडेंट हुआ था कि मैं इससे पहले आपने जस्टिन बीबर के गाने भी इसी तरह से पहचाने, तब आपको गाने सुनाए गए थे? नहीं, तब भी सेम ऐसे ही था, मुझे लिरिक्स सिर्फ पढ़ के सुनाए जा रहे थे और मैं बता रहा था कि कौन सा सॉन्ग। यार ये 2 सेकंड का एवरेज 2 सेकंड का टाइम बनता है गाने को। 2 सेकंड इज लाइक वेरी लेस अगर हम ब्रॉडकास्टिंग टर्म्स में भी देखें, क्योंकि हम भी सेकंड्स के हिसाब से चल रहे होते हैं। 2 सेकंड तो बहुत ही कम है। तो आई मीन हाउ? फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 सेकंड भी नहीं था, क्योंकि मैंने 1 मिनट में 34 सॉन्ग्स आइडेंटिफाई किए, तो ये 1 पॉइंट समथिंग बनता है। तो यस डिफिकल्ट था, टाइम जो लिमिट थी वो एक फैक्टर था जो कि सबसे मुश्किल था। इसी वजह से मैं ऑलमोस्ट 2 दफा फेल भी हुआ, क्योंकि मैं नहीं कर पाया ना जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 27 का। लेकिन मैं 3rd टाइम जब मैंने किया तो मैं So what if you get a chance to see Taylor Swift sometimes? I mean, आपका कोई ऐसा आपको मिल जाए कि आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात हो जाए, तो आप क्या कहेंगे उनसे? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा इंशाल्लाह ऐसा हो जाए, बहुत बड़ी चीज होगी ये मेरे रिकॉर्ड होल्डर। सो आई बिलीव ये हो सकता है वेरी मच डूएबल जी। बाकी जैसा कि बाकी फैंस कहते हैं, मैं भी उनसे यही कहूंगा कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, ये वो। और मैं उन्हें ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान को लाजमी विजिट करें, क्योंकि उन्होंने एशिया में जब भी आए तो उन्होंने कभी पाकिस्तान को विजिट नहीं किया, यानी पाकिस्तान, इंडिया और इनके करीब। तो मैं जरूर कहूंगा कि यहाँ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए उनका, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद है उनके फैंस की। डेफिनेटली। अच्छा बिलाल, आप ये बताएं कि आप पहले जस्टिन बीबर के फैन थे, टेलर स्विफ्ट के जो फैन हैं, आपने उनके लिए रिकॉर्ड बना दिया है, तो अब आपका आगे क्या प्लान है? कौन सा ऐसा सिंगर है जिसको आप तैयारी कर रहे हैं कि अब आपने उसके गाने भी सोचे हैं, जिसको बहुत ज्यादा आप सुनते भी हो? मैं अभी तो कोई प्लान नहीं है सर। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स वो भी सिर्फ 2 बड़े सिंगर्स करते हैं, एक जस्टिन बीबर जो कि मेल बड़े सिंगर है और टेलर स्विफ्ट जो कि फीमेल बड़ी सिंगर है। तो मैं दोनों का फैन था, तो मैंने दोनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आगे इस तरह का अभी तो कुछ प्लान नहीं किया हुआ, लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि एक ड्रीम है कि इसी तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की जो स्ट्रीक है वो जारी रखनी है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जिस तरह बिलाल आप जितना इसको कीनली सुनते हो, आई मीन मुझे पता है कि बहुत बारीकी से सुनते हैं, तो आप डेफिनेटली गाते भी होंगे। कौन सा गाना है जो आप गुनगुनाते हैं टेलर स्विफ्ट का, जो आपको बहुत पसंद है? आप कह सकते हैं एन्चेंटेड उनका एक गाना है, वो गुनगुनाने के लिए से या लव स्टोरी गाना है उनका। तो वैसे मैं गाता नहीं, बिल्कुल नहीं गाता। नहीं, अगर गाने आपको इतने जल्दी जल्दी पहचान लेते तो गाते तो होंगे बिलाल। बाथरूम सिंगर तो हर कोई होता है। इसीलिए मैंने कहा मैं गाता नहीं, बस गुनगुनाता हूँ इस तरह का तो कुछ हमें गुनगुना के बताएं ना अपना कोई चले। वैसे उसके लिरिक्स बताएं आप अपने फेवरेट गाने के, सिंस यू नो द लिरिक्स। सर नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा ये बताएं कि ऑब्वियसली आप बहावलपुर में होते हैं, आप पढ़ भी रहे हैं, तो ये जो म्यूजिक है, गानों से फेमिलियर होने के लिए आपको बहुत रेगुलर म्यूजिक लिसनर होना पड़ता है और आपको हर वक्त गाने सुनने पड़ते हैं, तो इससे पढ़ाई या दीगर चीजें, इर्द गिर्द घर वाले बहन भाई तंग तो नहीं होते? नहीं, मैं अपने रूम में बस बैठ के सुनता रहता हूँ एयरपोर्ट से आके ये वो तो तो अगर कभी टेलर स्विफ्ट आए और वो आपके साथ भावलपुर जाएं, आप उनको भावलपुर में कहाँ लेके जाएंगे टेलर स्विफ्ट? भावलपुर में एज यूजुअल जो भी आता है सबसे पहले नूर महल जाता है, तो ऑफ कोर्स उनको नूर महल लेके जाएंगे। गुड, आई लाइक इट। भाई एंजेलिना जूली पाकिस्तान आई हैं, वो तो टेलर स्विफ्ट भी आ सकती है। आई मीन एनी सेलिब्रिटी कैन। सो अमेजिंग टू नो दिस। आखिर में कुछ कहना चाहें आप, कुछ जज्बात हो, कुछ चीज हो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए? हमें तो बहुत अच्छा लगा बिलाल कि आप जीते। जी, मैं इस प्लेटफॉर्म को ये कहना चाहूंगा कि अगर मुझे अक़वामी सतह पे बिल्कुल सपोर्ट नहीं दी जा रही, तो अगर
हो सके तो हुकूमत जो भी है वो करे, बाकी कुछ नहीं है मेरे पास इतना। ठीक है। बड़ी तंज़ है आपकी हुकूमत की सपोर्ट के ऊपर, ये वाली बनती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि लाजमी पाकिस्तान आए। राइट। चलें जी, हमारा भी मैसेज है तमाम टेलर स्विफ्ट फैमिली कि वो सारे मिलके एक हैशटैग चला दें, मे बी टेलर स्विफ्ट तक पहुंच जाए और वो पाकिस्तान आ जाए। लाल बहुत अच्छा लगा हमें, ऑल द बेस्ट। जो भी इंसान का पैशन हो जी उसमें अपना बेस्ट करना चाहिए और उसकी बेस्ट लिमिट जो भी है उस तक जाना चाहिए। बिलाल ने किया, एक अच्छे म्यूजिक लिसनर हैं, टेलर स्विफ्ट के फैन हैं और इसमें उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 1 मिनट के अंदर उनके 34 गाने पहचान कर। ब्रिलियंट। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब आपको दिखाते हैं सेगमेंट तड़के, जिसमें सिकंदर बट मुख्तलिफ हलकों में जाते हैं। मेनली उनका जो हदफ है वो लाहौर है और आज NA 126 उनका हदफ है और वहां आवाम से पूछ रहे हैं कि वो वोट किसको देने जा रहे हैं और क्यों। दिखाते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो की सुबह तड़के मैं हूं सिकंदर बट, मौजूद हूं मैं कौमी असम्बली के हल्का NA 126 में और अब हम करेंगे हस्बे मामूल वर्बल पोल के जरिए एक सर्वे कंडक्ट और जानेंगे पब्लिक पल्स क्या बोलती है। मेरे साथ रहिएगा। वोट किसको दे रही है इलेक्शन में? शेर। दसो कि इलेक्शन किन वोट दे रहे हो? खान साहब। इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं सर आप? नून लीग। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਓਕੇ करो। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾर्टी ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नवाज शरीफ ਨੂੰ देंगे। ओके करो। इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं सर? नवाज शरीफ को देंगे जी। सर इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हो? नवाज शरीफ को। किस पार्टी को वोट कर रहे हैं सर आप? इंशाल्लाह शेर। आप भैया? PTI। ओके। इलेक्शन आ रहे हैं तो आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? PTI। PTI को पसंद करने की क्यों वजह? वो एक लीडर है। ठीक है। हाँ वो लीडर है और उसको ही हमने वोट देना है, किसी और को नहीं देना। इलेक्शन आ गए हैं सर, तो किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? PTI को। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਠੀਕ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਪੈਣ ਦੀ ਉਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜੱਲਾ ਲਵਾ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਲੇ ਹੋ ਦੇ। ਹਾਂ। आप किस पार्टी को सपोर्ट करेंगी? नवाज शरीफ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? जी बिल्कुल। ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ? PTI। सर ये इलेक्शंस आ गया तो किहड़ी पार्टी को वोट पा रहे हो? PTI है। यहीं के मकामी हैं आप? जी सर। सर किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? अब ये तो जमात इस्लामी को देंगे। गुड। ओके रे भाई। जी सर। इलेक्शंस आ रहे हैं। जी सर। तो आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? PTI को। इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? किसी को नहीं करेंगे। उसकी क्या वजह हो गई? कौन हमारा है अब बताएं ना, इतनी महंगाई है तो कौन हमारा है? अगर कोई बहुत तरले आपके करे आगे तो किसको? मैंने सर डिमांड रखी हुई, अगर कोई बंदा वोट लेने आता है ना मांगने के लिए, मैंने कहा कि मुझे 50 लाख रुपए कोई बंदा देगा तो मैं उसको 6-7 वोट दिलाऊं। तो ये तो बन गए 50 लाख के हिसाब से 6-5 30 ये तो तुम कोई 3 करोड़ की दिहाड़ी ला जाओगे। नहीं लेना 50 लाख ही है, 5-6 वोट। अच्छा वोट। हाँ फ्री रख दो। महंगा है ठाकुर। बाबा जी इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? पहले मुस्लिम लीग को वोट कास्ट करता था, अब किसी को भी नहीं। उसकी वजह? ये सब चोर हैं, ये मुझे लूट रहे हैं, नोच कर खा रहे हैं, लूट रहे हैं। मियाँ साहब ने तो कहा है कि अगर मुझे हुकूमत से ना उतारा जाता तो ये पूरी कौम खुशहाल हो जानी थी। सियासत करना बुरी बात है, सियासत करना इसलिए बुरी बात है, सियासत सच की होनी चाहिए। और भी कुछ लोग रोल रहे हैं, हम जैसे गरीब लोग जिनको पूछा ही नहीं जाता। बड़े बड़े आलीशान घर बैरिया टाउन में, इस्लामाबाद, हमें तो एक दुकान भी नहीं मिलती यहाँ पर सो जाओ, थोड़ा बहुत आसरा मिल जाए, वो भी नहीं है। तो फिर इस दफा आप वोट नहीं कर रहे? सियासत सच का नाम नहीं है, झूठ का पलंदा है। इन लोगों को झूठ ने पकड़ लिया है, ये ज़मीन से झूठ निकला हुआ है, जो लोग सब पकड़े हुए हैं। इलेक्शंस में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? ब्रदर स्पोर्ट सिर्फ इस वक्त एक ही पार्टी है जो कि दिलो जान में बसी हुई है और वो बंदा है ना, उसका कोई वो सिंबल में नहीं रखता है ना, और उसका कोई और चीज़ है, वो एक ही बंदा है, या का नाबुद हुआ या का नस्ताइन। इलेक्शंस में आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? PTI। आप जो इंतखाबात आ रहे हैं आप किसको सपोर्ट करें? अल्हम्दुलिल्लाह PTI। सर आप किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? नवाज शरीफ को सर, मुस्लिम लीग ਨੂੰ। इलेक्शंस में किस पार्टी को सपोर्ट करने जा रहे हैं? PTI। इलेक्शਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ
ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ? ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਪਾਏ तो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਨੂੰ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। अभी इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रही हैं आप? पीटीआई थैंक यू। किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो इलेक्शन में? नून लीग। आप सर नून लीग। जनाब इथों दे रहने वाले हो? हाँ जी ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। वोट किन दे रहे हो? पीटीआई ਨੂੰ। सर इलेक्शंस में आप किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। इलेक्शंस आ गया जी। तो किस पार्टी को वोट देने जा रहे हो? हम लोग शेर को वोट देंगे। आप सर? शेर को। आप सर? केला भाईजान किसको वोट दोगे? पीटीआई। पीटीआई। भाईजान किस पार्टी को वोट देंगे? पीटीआई। पीटीआई। आप भैया? नून लीग सर। नवाज शरीफ ने सानू तरक्की उन्हें बड़ी की है। देखो ओरियंट ट्रेन बनी हुई, ऑरेंज ओरियंट लाइन रोड बनाए ने उन्हें, ठीक है। बड़ा अच्छा बंदा है वो। सर इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? ਪੀਟੀਆਈ ਕੋ। मैं क्या वोटां पै रही ने जी। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ। ओके जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓਗੇ ਜੀ? ਸਾਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। भैया इधर ही रहते हो? भैया मुझे अभी 2000 रुपये का चलान हुआ है, ठीक है। नवाज शरीफ को मैंने वोट देना है। वो अच्छा बंदा है, ठीक है, नाइस बंदा है, क्योंकि वो खुद भी खाता था और लोगों को भी खिलाता है। नवाज शरीफ जिंदाबाद। इसी एरिया में रहते हैं आप? हाँ जी इधर ही। इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? नून लीग। किहड़ी पार्टी को वोट देना जी? ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਹੈ। इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं आप? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। आप किसको देंगे सर? पीटीआई। किसको वोट देंगे? पीटीआई। इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इलेक्शंस में वोटें डल रही हैं सर, तो आप किस पार्टी को वोट डाल रहे हैं? पीटीआई। ये काम में इतने मगन है कि ये मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे। भाई इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट दे रहे हो? शेर जिंदाबाद। इलेक्शंस आ रहे हैं, पीटीआई ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੇ ਨੇ ਭਾਈ। गल मुकाती। इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट? पीटीआई। ओके आप ये भाई रह गए हैं। एक मिनट भाई, इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हो? पीटीआई। इलेक्शंस आ गए हैं भाई। जी जी किस पार्टी को वोट दे रहे हो? यार हम तो शेर को ही देते हैं वोट। इलेक्शन किहड़ी पार्टी को वोट दे रहे हो? साड़ी तो पार्टी जी नवाज शरीफ दी। इलेक्शंस आ गए हैं। हाँ जी तो आप किस पार्टी को वोट कर रहे हैं? नवाज शरीफ। 8 फरवरी के इलेक्शंस में आप किस पार्टी को वोट देंगे? यार मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, अभी कोई माइंड नहीं है किसी किस्म का। ये बताएं इलेक्शन में किस पार्टी को वोट करेंगे आप? अभी तो नून लीग को कर रहे हैं। ओके आप भैया? इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन को। ओके करो। आप भैया? पीटीआई को। आप इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट करेंगी? पीपल पार्टी का। पीपल पार्टी। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। सर इलेक्शंस में किस पार्टी को वोट कर रहे हैं आप सर? सर पीटीआई को। इलेक्शंस आ गए सर पे। इंशाल्लाह जी तो किसको वोट कर रहे हैं? नून लीग इंशाल्लाह। ओके जी। सर तुसी पीटीआई। किस पार्टी को वोट? पीटीआई। ये बताएं इलेक्शंस में किस पार्टी को आप वोट कर रही हैं? अभी तो कोई सूरत हाल नहीं, आगे देखते हैं क्या होता है। पहले आप वोट करती रही हैं, तब तो नून लीग को दिया। अभी आप फैसला क्यों नहीं कर पा रही? ये जो हालात चल रहे हैं, हमारा तो दिल करता है कि वोट दो ही ना, बस किसी को भी ना दो। ये बताओ इलेक्शंस आ गए हैं तो किस पार्टी को वोट दे रहे हो? नून लीग को भाई देना है। आप भैया किसको वोट कर रहे हैं? पीटीआई का। इलेक्शंस आ गया तो किस पार्टी को वोट दे रहे हो आप? पीटीआई। दसो इलेक्शंस आ गए तो किन वोट दे रहे हो? नवाज शरीफ। है मेरे ट्रांसपोर्टर भाई, इधर के रहने वाले हो? जी। ये बताओ वोट किसको दे रहे हो पार्टी को? कुछ आख्या जी ना, ठीक है, मैं शेर नहीं देने जी। तो मैं क्यों आखना से पहले दसो अल्लाह खैर करे। किस पार्टी को वोट देते हो? वोट पीटीआई को देंगे सर। आप भैया? हाँ हम पीटीआई को वोट देंगे। इलेक्शन आ गए ने, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? नवाज शरीफ। इलेक्शन किहड़ी पार्टी ਨੂੰ वोट दे रहे हो? बेनजीर। भैया इलेक्शन में किस पार्टी को वोट दे रहे हैं? हम तो कह दी नंबर 804 को। वो ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ जाए। आप सर? सेम टू। जी तो ये था वर्बल पोल सर्वे लाहौर के हल्का NA 126 का। तड़के तड़के से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक। वक्त हुआ चाहते हैं आपको एक्सरसाइज दिखाने का और कुछ हद तक करवाने का। आप चाहें तो ऑन स्क्रीन देखकर फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ फैसल मौजूद हैं। आज किस टाइप की एक्सरसाइज हमें बता रहे हैं, हम फैसल से ही जानते हैं। वरीयू फैसल, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी मैं ठीक, थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए नाज़रीन को आज क्या कराना है? आज आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे होंगे वाइपर हमारे पास मौजूद है। ये जिम वाइपर है, इसको फिटनेस ट्यूब भी कहते हैं। तो इससे आप
50 से ज़्यादा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और फुल बॉडी वर्कआउट आप कवर कर सकते हैं। इसकी ग्रिप्स बनी हुई है पकड़ने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा एंगल बनाने की खुद से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम कुछ जितने टाइम फ्रेम में कोशिश करते हैं मैक्सिमम कवर कर दें, और हमारी ये कोशिश भी होती है कि हम मिनिमम इक्विपमेंट से मैक्सिमम एक्सरसाइजेस को कवर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं डेडलिफ्ट से पहले। इसकी ग्रिप देखिए आप, ये बने हुए ग्रिप्स इसके, आप डेडलिफ्ट का एंगल कितना होगा फैसल? ये मुख्तलिफ वेट्स में वैसे मिल जाते हैं, 6-8 kg वेट होता है, 10 kg होता है, लेकिन जो भी आपको मिल जाए आसानी से। अगर आप बिगनर है तो कम वेट का ले लें और अपनी इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो ये डेडलिफ्ट से शुरू करते हैं हम लोग। ये देखिए, इसे आप आराम से बिल्कुल परफेक्ट एंगल के साथ आप कर सकते हैं। बैक आपकी वही एज यूजुअल लॉक ही रहेगी। फिर हम करते हैं अपनी लेग्स की मूवमेंट्स। ये देखिए, आप ग्रिप करेंगे इसको, ये आप करेंगे डाउन, और फिर आप साथ आपके शोल्डर की मूवमेंट भी कवर होती जा रही है। अच्छा, ये जो आप एंगल देख रहे होंगे, इसको आप यूज कर सकते हैं स्टैंडिंग लंजेस के लिए। जैसे आप ये यूज हैंग करते हैं, अगर आपको लगे कि ये वेट उठाने में मुश्किल है तो आप शोल्डर पे भी रख सकते हैं इसको। ये इस तरह 12 रेप्स टर्मिनेटर लुक दे रहे हैं जी, बड़ी टर्मिनेटर लुक दे रहे हैं। इस तरह आप सेम दूसरी साइड पे भी। और खासतौर पे खवातीन के लिए और उन लोगों के लिए जिनको वेट उठाने में इरिटेशन है, तो उन लोगों के लिए बेस्ट ये टूल है। नेक्स्ट, ये देखिए बैक की मूव देखें, बैक की मूव भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जिम में वेट उठाने में बड़ी इरिटेशन होती है। नेक्स्ट आप देखिए शोल्डर के लिए, इसी तरह आप एब्स के लिए भी कर सकते हैं। सेम आप रिपीट करें। ये जैसे ट्विस्टर हम लोग करते हैं, तो आप इससे बड़ी आसानी कर सकते हैं इसको। फिर आप देखिए बाइसेप के लिए, आप होल्ड करेंगे इसको, ग्रिप ऑटोमेटिकली बन जाएगी इसकी। फिर ट्राइसेप के लिए, तो ये आप इस वाइपर से आप फुल बॉडी वर्कआउट आप कवर कर सकते हैं। इसमें आपने आर्म्स, आपकी बेली, लेग्स सब कवर हो सकता है जी। थैंक यू वेरी मच फैसल, बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह आपने अपनी अच्छी एक्सरसाइज बताई है, लेकिन ये बहुत मतलब सुबह मुश्किल लग रहा होता है, लेकिन थैंक यू। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इसमें पोस्चर्स जो हैं आपके, एंगल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एंगल्स का ख्याल रखना। फैसल, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थोड़ा सा रिलैक्स कर लिया अब हमने आपको, मुसलसल थोड़ा सा हमने एग्जॉस्ट कर दिया आपको। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया जी, हम आपसे कल फिर लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।